हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की जो प्रैक्टिस सीरीज हमने शुरू की है, क्लास नंबर 2 से हमारी रहेगी। और उससे पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं हमेशा कि मैम जो है लाइव बैचेस कब आएगा, तो लाइव जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है जून में। उससे क्या है, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही आपको मिलेंगे। खाली लाइव क्लासेस में आपका एग्जाम एकदम से आ जाए और फिर आप बोलो मैम हम कैसे करें सिलेबस, तो पहले से ही अवेल है रिकॉर्डेड बैच। तो दोनों ही एक साथ चलेंगे, लाइव आपके पास रिकॉर्डेड भी रहेगा प्लस में लाइव भी चलता रहेगा, ठीक है। जिससे आपको ये ना लगे कि अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम टीजीटी एकदम से आ गया और हम तो क्लासेस चलती रही, कर ही नहीं पा रहे थे। तो आप ऐसा रिस्क लेते ही क्यों हैं? लाइव में ही आपको ऐसा क्या मिल जाता है? अगर आपको ये लगता है कि कंटिन्यूटी बनती है, तो कंटिन्यूटी के लिए फिर आप एक बार रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ फिर लाइव से आपकी तैयारी हो जाएगी। पर ये रिस्क मत लीजिए कि मैम हम लाइव से ही पढ़ेंगे और एग्जाम कब आएगा कब आएगा। एग्जाम कभी भी आ सकता है और कब ना आए अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर तो बिल्कुल माइंड पे मत रखो, ये रखो बस हमें तैयारी करनी है। एक अपने माइंड को सेट करके रखो, नेगेटिविटी से दूर रखो। और जब ये माइंड सेट हो जाएगा फिर आप लाइव और रिकॉर्डेड पे नहीं ये रहेगा कि मैम हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता रिकॉर्डेड में, या फिर कुछ क्लासेस स्मार्ट बोर्ड से नहीं है, कुछ वाइट बोर्ड से हैं, क्या ही फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, है ना। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर हमें मन में ये बना रखा है कि हमें पढ़ना ही है। बट अगर जिनका भी ये है पर्पज़ कि मैम हमें लाइव चाहिए, तो लाइव जून में आ जाएगा, जून में स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक के लिए आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो। अगर वेट कर सकते हो तो आप 10 दिन और वेट कर लेना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, कब्जादारी अधिकार प्रदान किया गया था, निम्न में से किसने रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? कब्जादारी अधिकार, कब्जा करना किसी चीज पे, ठीक है। कब्जा किसी भी चीज पे हो सकता है जो आपकी अपनी हो, यूं नहीं कि आप दूसरों के भी जाके कब्जा करोगे तो मुंह ही पिटेगा, है ना। तो कब्जा मतलब क्या होता है कि किसी भी जो चीज आपकी है, आपका कंप्लीट उस पर अधिकार है, आप उसको अपने पास रख सकते हो, किसी को दे सकते हो, किसी को सेल कर सकते हो, ठीक हो, अपने बेटे पोते के पास वो दे सकते हो। तो वो होता है एक तरह से आपकी चीज कब्जा होना उस पर आपका। तो ऐसे ही जो अंग्रेजों के टाइम में किसी को जमींदारों का कब्जा होता, किसी पर जो है किसानों का कब्जा होता था, किसी पर बिचौलियों का कब्जा होता था, ऐसे जमीनें चलती रहती थी। तो यहाँ पे पूछा गया कब्जादारी अधिकार प्रदान किया गया था, निम्न में से किसने रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? तो थॉमस मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। थॉमस मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। उससे पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं। रेतवाड़ी जो व्यवस्था है, स्टार्टिंग में कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 महल में शुरू की थी। 1792 में कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 महल, मद्रास लिखा है या तमिलनाडु लिखा है, देखिए मद्रास भी लिखा आ सकता है, तमिलनाडु भी लिखा आ सकता है, और आपका 12 महल भी लिखा आ सकता है। तो कोई भी वर्ड लिखा है तो समझ लेना ये जो है रेतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। रेतवाड़ी का मतलब होता है किसानों के पास जमीन का होना। किसान जो है उनको जमीन का मालिक बना देना, चाहे वो अपनी जमीन को अपने पास रखे या जिस मर्जी को वो दे दे। तो जमीन पर जो मालिकाना अधिकार किसानों का होगा, ये व्यवस्था सबसे पहले कैप्टन रीड ने स्टार्ट की थी। कैप्टन रीड ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद जो इस पे आगे प्रोसीजर क्या हुआ था, यहाँ पे जो बोर्ड बना था 1786 में, राजस्व बोर्ड मतलब रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसने इस वाली व्यवस्था को 1797 में या 1792 में इसको स्टार्ट कर दिया। मद्रास के 12 महल में रेतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई थी कैप्टन रीड ने। 1797 में राजस्व बोर्ड के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, इसको कैंसिल मना कर दिया गया। तो ये व्यवस्था असफल हो गई थी। और असफल चीजों को बहुत ही रेयर पढ़ते हैं, वो चीजें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ी जाती है जो सफल रहती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली व्यवस्था 1820 में दोबारा से मद्रास में शुरू हुई। हुआ यूं कि 1820 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जो बन के आया था वो कौन था? थॉमस मुनरो। उसने इस व्यवस्था को, इस प्रणाली को स्टार्ट किया था मद्रास में। कौन सी व्यवस्था? रेतवाड़ी व्यवस्था, ये रेतवाड़ी प्रणाली, ठीक ठीक है। कई बुकों में लिखा होता 1819 से 1826 तक का इनका कार्य, 25 तक का कार्यकाल था, और कुछ बुक्स में 1820 से 26 तक का, ठीक है। कुल मिला के जो व्यवस्था ये स्टार्ट हुई थी वो 1820 में मद्रास में इसने स्टार्ट की। किसने? थॉमस
मुनरो ने। उसके बाद आगे जब हम चलते 1825 में एलिफिस्टन और चैपलिन के द्वारा इस व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ठीक है, ये जो व्यवस्था है रेतवाड़ी वो कहाँ कहाँ थी? ये वाली जो व्यवस्था थी ये मद्रास में थी, बम्बई में थी, कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र था, और उसके बाद जो है पूर्वी बंगाल वाले इलाके में ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो कई बार आपसे पूछी जाए रेतवाड़ी जो व्यवस्था है वो कहाँ कहाँ पर थी, तो रेतवाड़ी जो व्यवस्था है ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये कहाँ पर थी? तो ये आपके सबसे पहले मद्रास, जहां हम पढ़ रहे हैं बार बार भी, मद्रास में थी, बम्बई में थी। ऐसे लिखा सकता है मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, क्योंकि ये वाली जो प्रेसिडेंसी खाली मद्रास में नहीं थी, ये पूरा वाला इलाका जो था ना ये वाला सब मद्रास के अंदर आता था, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। ये वाला सारा इलाका चाहे बम्बई है, गुजरात है, वो बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। पर कहीं भी बंगाल प्रेसिडेंसी नहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि रोंग हो जाएगा। ओनली पूर्वी बंगाल का इलाका इसमें था, पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल का इलाका था इसमें। और दूसरा एरिया कौन था? कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र इसके अंदर था। तो ये चीजें आपको पढ़नी है इसके बारे में। जो भी ये दक्षिणी जो पठारी इलाके थे ना, पठारी इलाकों में ज्यादातर ये रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इनका मोटिव ये नहीं था कि किसानों को आप कुछ अच्छा दो, इनका मोटिव ये था कि यहाँ पर जो दक्षिण वाले एरिया या सॉरी दक्कन पठार वाले एरिया, वहां पे जमीन तो कम है, कृषि योग्य है, और हम किसी स्पेशली बिचौलिए को या जमींदार को या किसी को नियुक्त करेंगे तो वो ज्यादा पैसा तो खुद ही खा लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट किसानों से संबंध बना देते हैं, थोड़ी बहुत जमीन तो है ही, जितना भी टैक्स आएगा वो हमें डायरेक्ट ही दे देंगे, तो सीधा ही टैक्स इसमें इन्होंने इससे ले लिया था। तो ये रेतवाड़ी व्यवस्था थी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट पर प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए इधर आपको जो भी स्टेटमेंट दी है आपको इधर मिलान करनी है। ठीक है, मिलान कर लेते हैं। पहले क्या है? बड़े बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जो भूमि बड़े बड़े सामंतों को दी गई है तो आपको उस भूमि को क्या कहोगे? बड़े बड़े सामंत, जो हम मध्यकाल से पढ़ते आ रहे हैं, जागीर। ठीक है, बड़ी बड़ी जो जागीर है वो सामंतों के पास होती थी। मालगुजारी, इजारेदारी अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, आपने तहसीलदार नहीं पढ़ा पर आपने मालगुजारी और इजारेदारी प्रथा तो पढ़ा है। मालगुजारी और इजारेदारी प्रथा किसके बारे में कही गई? स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था थी, जो जमींदारों को भूमि दी गई थी उन उस व्यवस्था को मालगुजारी और इजारेदारी व्यवस्था, इस्तमरारी, मालगुजारी, इजारेदारी, चीरस्थाई, ये सारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के बारे में बोली जाती है। तो यह ये वाला जो ऑप्शन आएगा जहां भी इसके सामने है तो जमींदार लिखा होगा या फिर स्थायी बंदोबस्त लिखा होगा। पहले पढ़ लीजिए। उप किराएदार पर देने, ये कह रहे कि ऐसी भूमि जो किराए पर दे दी जाए, जिसको किसी के पास गिरवी रखा जाए। हस्तांतरण करना मतलब क्या होता है कि उसके पिता की है उसके बेटों के पास चली जाए। उपहार में दे दी जाए, विक्रय करने के अधिकार दे दिया जाए। ठीक है, ये प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, किसान आ गया ना जहां भी तो वहां पे समझ लेना ये रेतवाड़ी भूमि है, ये रेतवाड़ी प्रणाली है। नेक्स्ट है ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त। ग्राम्य स्तर पर किसान का नाम नहीं है, पूरे गांव का, पूरे गांव को जो जमीन दे दी जाती है, मतलब पूरे गांव की जो जमीन का टैक्स एक व्यक्ति वसूलता था उसको बोलते थे महालवाड़ी व्यवस्था। एक छोटा सा पॉइंट्स में, जैसे स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त कौन सा होता है? जिसमें जो जमीन है वो जमींदारों को दी जाती है। इसमें जमीन जमींदारों के पास होती है, कंपनी को जो टैक्स है वो 89% मिलता है, और जो किसानों को टैक्स है वो कितना, सॉरी जमींदारों को टैक्स है वो 11% मिलता है। मतलब 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए में से 890 कंपनी के पास रहेंगे और 110 जो रुपए है वो किसके पास रहेंगे? वो जमींदारों के पास रहेंगे। तो ये जो समझौता होता था स्थायी बंदोबस्त का, जमींदारों और कंपनी के बीच होने वाला समझौता था, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। कृषि जो व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहले यहाँ पे द्वैत शासन लागू हुआ था 1792 से 1765 से 1772 तक, द्वैत शासन, जिसमें बहुत सारा राजस्व टैक्स लिया गया, बहुत सारी लूट मची थी यहाँ पे और बुरा ही हाल हो चुका था बंगाल बिहार वाले इलाके में। ठीक है,
और इसमें जो है वारेन हेस्टिंग आया, उसने द्वैध शासन को बंद किया और उन्होंने कहा कि ये जो प्रथा आपने चला रखी है टैक्स लेने की, इसको बंद करो और एक सिस्टम से कार्य करो। ठीक है, इसने यहाँ पर आगे धीरे धीरे इजारेदारी प्रथा लागू की थी, जिसको पंचशाला व्यवस्था भी कहते हैं। 1772 से 1777 के बीच चलती है वो। ठीक है, उसमें इसने व्यवस्था में कुछ चेंजिंग भी किए वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद फिर उसका कुछ इतना अच्छे से नहीं चला, तो इसने एक साल के लिए एक साला व्यवस्था लागू कर दी। कब? 1777 में। उसके बाद फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। उसने कहा कृषि से रिलेटेड आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो और आप कृषि पे अच्छे से ध्यान क्यों नहीं देते। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसके दौरान 1786 में राजस्व बोर्ड या रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई थी। जब रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हो जाती है, फिर वो इसके लिए थोड़े एक्शंस लेते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त होता है, जो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो खुद एक जमींदार था, वो स्पेशली जॉन ग्रांट के साथ मिलकर इस व्यवस्था को तैयार करता है, कैसे कैसे व्यवस्था करनी है, जमीन जमींदारों को देनी है। जब हम स्थायी बंदोबस्त को पढ़ते हैं तो इसको पूरा डीप पढ़ते हैं अच्छे से, अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो जो जमींदारों को जमीन देनी है, उसके बाद कैसे कैसे टैक्स कितना हमें वसूल करना है, कितना कंपनी को देना है, कितना, ये सब इसमें चीज फिक्स हो जाती है। तो कुल मिला के ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। और स्थायी बंदोबस्त हमेशा कहाँ लागू होता है पूछा जाए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाके सबसे मेन इसमें माने जाते हैं। कर्नाटक का कुछ क्षेत्र इसमें माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है गाजीपुर वाला इलाका है, बनारस वाला इलाका, गाजीपुर बनारस ये वाला इलाका यूपी के जो है, ये भी इसी के अंदर आते हैं स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, तो जो अभी हमें मिलान करना है, मिलान में देखिए बड़े बड़े सामंत की जो भूमि होती है वो जागीरदारी प्रणाली होगी, अभी मैंने आपको समझाया था। माल गुजारी, इजारेदारी, ये वाली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। तो स्थायी बंदोबस्त कौन था? जिसमें जमींदारों के पास भूमि थी। जिस भूमि में किसानों को भूमि दे दी गई थी, किसान अपनी भूमि का जो मर्जी करे, वो किसी को भी दे, तो वो कौन सी व्यवस्था थी? वो रेतवाड़ी थी। पूरे ग्राम में, जैसे गांव है पूरा, जैसे ए गांव है, एक बी गांव है, सी गांव है, डी गांव है, इसमें बहुत सारे किसान है, ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, ठीक है, डी प्लस, ऐसे ही बहुत सारे किसान है, ऐसे ही इसमें है और ऐसे ही इसमें। ये तो गांव है और ये किसान है। इस पूरे गांव में से एक मेंबर चूज कर लिया जाता है, जिसको लंबरदार बोला गया था, लंबरदार। और ये जो लंबरदार है ना, ये सारे किसान इस लंबरदार को टैक्स देंगे, जिसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तीन व्यवस्था थी। पहली व्यवस्था कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रेतवाड़ी, तीसरी महालवाड़ी। पहले में जमींदार मेन थे, दूसरी में रेतवाड़ी व्यवस्था में किसान जो जमीन किसानों के पास होती थी, और तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था में जमीन तो किसानों के पास ही होती थी। याद रखना, गांव के पास नहीं होती थी, जमीन किसानों के पास होती, पर जो टैक्स वसूल करता था वो लंबरदार करता था। पूरे गांव का एक मुखिया लंबरदार, जिसको इसको महालवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो पहले ऑप्शन के साथ जाना, ए का फर्स्ट कहाँ है? ए का फर्स्ट इन दो में है। पहले तो आप इनको ही कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन जब आपको मिलान करना है तो आपको क्या करना होगा? पहले वो वाले ऑप्शन कैंसिल करने होंगे आपको जिनमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। देखिए, मैंने बताया बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो कौन सी है? जागीरदारी। तो ए वाला फर्स्ट ऑप्शन इन दो में है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको रफ कर देती हूँ, नहीं तो खिचड़ी मच जाए, खिचड़ी। ये क्या है? देखिए, इसमें आपको ये देखना है कि बड़े बड़े सामंतों को जो भूमि है वो जागीरदारी प्रणाली है। जागीरदारी ए का वन इन दो में है, तो आप इन दोनों को तो कैंसिल कर ही दीजिए। इन दो में से आपको ऑप्शन ढूंढना है। माल गुजारी वाली व्यवस्था है जमींदारी, तो ए का बी का फोर है। बी का फोर किस में है? बी का फोर इसमें है, इसके साथ आप नहीं जाइएगा, तो ये वाला आपका राइट है। फिर आगे मिलान करिए। किसान वाली रेतवाड़ी, तो ये वाला सेकंड है सी का। ग्राम्य का कौन सा है? मालवाड़ी, डी का थर्ड है। आपको बस ये याद रखना है, जमीन अगर किसानों के पास है तो रेतवाड़ी व्यवस्था है। जमीन अगर किसानों के पास है तो रेतवाड़ी व्यवस्था है। जमीन अगर जमींदारों के पास है तो जमींदारी व्यवस्था है या स्थायी बंदोबस्त है। और अगर जमीन पूरे गांव के पास है पर टैक्स लंबरदार ले रहा है तो महालवाड़ी व्यवस्था है। ठीक है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है और निम्नलिखित कूट को सही उत्तर में मिलाना है। देखिए, इसमें कह रहा है आपको जोनाथन डंकन को मैच करना है, टॉमस मुनरो को मैच करना है, कार्नवालिस को मैच करना है, हार्ट मैकेंजी को मैच करना है।
अब सबसे पहले आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए कि किस किस का संबंध किससे रहा है। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछे जाए तो कौन कौन व्यक्ति थे स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में भाई जो व्यक्ति थे सबसे पहले कार्नवालिस थे। कार्नवालिस, ग्रांट का नाम भी आ सकता है इसमें, जॉन सोर का नाम भी आ सकता है, ठीक है, जोनाथन डंकन का नाम भी आ सकता है। ऐसे ये नाम आपको याद करने स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड। फिर आपको रेतवाड़ी व्यवस्था से नाम पूछे जाए, भी रेतवाड़ी कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं रेतवाड़ी से। कैप्टन रीड का नाम आएगा, रीड का, ठीक है। रीड के बाद जो नाम आता है वो किसका आता है, मुनरो का आता है, थॉमस मुनरो। उसके बाद इसका जो नाम आएगा इसके साथ जुड़ा हुआ एलिफिस्टन आएगा, एलिफिस्टन। चैम्पलिंग आएगा, ठीक है, एलिफिस्टन आएगा, चैम्पलिंग आएगा, उसके बाद प्रिंगल आएगा, पिंगल लिखा होता है, प्रिंगल आएगा, वेनीगेट आएगा, वेनीगेट। ये सारे नाम किससे जुड़े होते हैं, रेतवाड़ी व्यवस्था से। फिर आपसे पूछा जाए महालवाड़ी व्यवस्था से किस किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, महालवाड़ी व्यवस्था से। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था है उससे किस किस का नाम जुड़ा होता है। महालवाड़ी व्यवस्था में आपको नाम जानना होगा, सबसे पहले है होल्ट मैकेंजी, ठीक है, होल्ट मैकेंजी। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लेते हैं। सेकंड वाला जो नाम है वो मार्टिन बर्ड आता है इसके साथ, मार्टिन बर्ड, ठीक है। एक दो नाम और है इससे रिलेटेड, तो मेन जो ये होल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड इसके नाम है। और अभी आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी था। तो जोनाथन डंकन, तो आपको याद करना है बनारस वाला इलाके में ये कौन सी व्यवस्था थी। तो मैंने आपको बताया स्थायी बंदोबस्त में जो व्यवस्था थी वो बनारस और गाजीपुर वाले इलाके में भी थी। अगर बनारस और गाजीपुर वाले इलाके में थी तो जोनाथन डंकन का वहां से रोल है, बिल्कुल है। तो जोनाथन डंकन ने बनारस वाले एरिया में स्थायी बंदोबस्त लागू किया है। जोनाथन डंकन ने स्थायी बंदोबस्त जो है वो कहाँ पे लागू किया, बनारस वाले एरिया में। टॉमस मुनरो के बारे में हमें पता है, रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया है टॉमस मुनरो ने, रेतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये जो रेतवाड़ी व्यवस्था इसने लागू की है ना वो कहाँ पे किया टॉमस मुनरो ने, वो बंगाल बिहार उड़ीसा वाले, सॉरी ये मद्रास में। कभी भी आपसे पूछा जाए मद्रास का गवर्नर कौन था या मद्रास में टॉमस मुनरो के टाइम में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, क्वेश्चंस को ऐसे पूछे वैसे पूछे ऊपर पूछे नीचे पूछे सेम बात है। कि आपसे पूछा जाए टॉमस मुनरो के टाइम में कौन सी व्यवस्था थी, रेतवाड़ी, रेतवाड़ी व्यवस्था थी। जब मद्रास का कौन गवर्नर था, टॉमस मुनरो। रेतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया, टॉमस मुनरो ने, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कानवालिस। कानवालिस को तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं भी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है इसी ने लागू किया था। हालांकि स्टार्ट जो उपज है वो माइंड की वो फिलिप फ्रांसिस की है, फिलिप फ्रांसिस अंग्रेज के माइंड की उपज ये है, पर लागू जो किया था वो कानवालिस ने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त को रेगुलेटिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्ट 7 के, हाँ एक रेगुलेटिंग एक्ट था, पता नहीं कौन सा एक्ट था, एक्ट 7 के अकॉर्डिंग ही इसमें मालवाड़ जो है महालवाड़ी बंदोबस्त स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखने। उसके बाद मार्टिन बर्ड ने इसके लिए काफी सारे कार्य किए थे, मानचित्र बनाए, पंजीकरण किया, भू सर्वेक्षण कराया, और 30 वर्ष के लिए इस जमीन का सर्वेक्षण होना चाहिए, इस तरह की जो कहानी है पूरी मालवाड़ी व्यवस्था की है। और वो मैंने आपको बता दिया कि मालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। तो जोनाथन डंकन ए का 4 जाएगा, ए का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। बाकी आपको ये वाला इजी ऑप्शन ढूंढना हो तो आप कानवालिस के साथ जाइए, कानवालिस सी का 1 जहां भी होगा, सी का 1 भाई कहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पे है, और सी का 1, अरे सॉरी सी का 2, सी का 2 कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, इसी में ही है ऑप्शन। ये तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है। कई बार क्या होता है एक दो ऑप्शन आपको पता होते एक दो नहीं होते, जो इजी वाला होता है उसको मिलान कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है 3 ऑप्शन तो मैच तीनों में सेम ही होते हैं, लास्ट वाला जाके मिलता है तो वो कई बार थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन होता है। तो ये आपको समझ आ गया। जोनाथन डंकन ने बनारस का बनारस में स्टार्ट की थी स्थायी बंदोबस्त, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त है वो कहाँ पे है, वो बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस और गाजीपुर वाले इलाके में है। तो बनारस में जोनाथन डंकन ने स्टार्ट की है। जोनाथन डंकन को हम सामाजिक सुधार आंदोलन में भी पढ़ते हैं।
टॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में स्टार्ट किया है। कॉर्नवालिस ने जो है ये बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल में उस वक्त क्या आता था, बिहार उड़ीसा सब बंगाल के एरिया में तो आया करते थे पहले। उसके बाद होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उसके बाद मार्टिन बर्ड ने इस पे काफी कार्य किया था। तो ये क्वेश्चन आपका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। अभी आप बताओगे, मैंने आपको महालवाड़ी बहुत सारा बढ़ा दिया है, अब आप बताओगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी। राइट। पहले कौन सी व्यवस्था आती है, स्थायी आती है। स्थायी भी इन्होंने लागू करके देख ली। उसके बाद कौन सी आती है, रैयतवाड़ी आती है। रैयतवाड़ी, फिर उसके बाद आती है महालवाड़ी। महालवाड़ी, तो ये कह रहे कि ये वाली व्यवस्था है जो दो व्यवस्थाओं के बाद आती है, बिल्कुल है वही वाली व्यवस्था है। यह प्रत्येक ग्राम एवं महल पर अलग अलग लागू हुई है। मैंने आपको ऐसा बताया कहीं भी कि अलग अलग गांव पे अलग हुई, सभी गांव थे, सभी में से किसान अपने अपने लंबरदार को क्या देता था, टैक्स दिया करता था। तो ये वाली लाइन मैंने आपको नहीं बताई। सरकार ने इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध नहीं करते हुए संपूर्ण ग्राम के समुदाय के साथ अनुबंध किया। बिल्कुल, किसी प्रत्येक किसान से संबंध नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक मुखिया को ही नियुक्त कर लिया था। यह गंगा घाटी, मतलब मैंने आपको कहा था जो पठारी इलाके हैं उनमें, दक्कन वाले पठारी इलाके हैं जहाँ एक तरह से जमीन कृषि के लिए कम थी, पथरीली थी, वहां वाले इलाकों पे लागू हुई थी, जिसमें यह गंगा घाटी, पंजाब, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पे लागू हुई है। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो कहाँ पे लागू हुई है, अवध, आगरा, एक साइड सी है ये जगह, पंजाब आसपास ही है ये जगह, ठीक है। और उसके बाद जो है मध्य भारत, मध्य भारत, और ये लिखा आ सकता है यूपी भी लिखा आ सकता है, या फिर आपका उत्तर पश्चिम प्रांत भी लिखा आ सकता है, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। या फिर संयुक्त प्रांत भी लिखा आ सकता है, संयुक्त प्रांत, या फिर संयुक्त प्रांत भी लिखा आ सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और गंगा घाटी वाला एरिया, गंगा घाटी वाला एरिया यही है जो आसपास के जो गंगा घाटी के हैं, गंगा घाटी वाला एरिया। तो कभी भी महालवाड़ी के बारे में पूछा जाए, महालवाड़ियों का संबंध तो किसानों से ही था, व्यवस्था से, पर व्यक्तिगत रूप सरकार का संबंध किसानों से नहीं था, जमीन किसानों की थी। पर टैक्स जो बिचौलिया देता था, जिसको आप लंबरदार बोल सकते हैं, गांव का मुखिया बोला जा सकता है, मतलब मुखिया सरपंच नहीं, गांव का मुखिया बनाया गया था कंपनी की तरफ से। उसके बाद हर सभी गांव में महालवाड़ी व्यवस्था सेम ही थी, कुछ अलग अलग जगह नहीं थी। हालांकि कहा जाता है पंजाब में कुछ चेंज करके व्यवस्था को लागू किया गया था, कुछ चेंज करके, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपसे पूछी जाए कि बात क्या और क्या पूछा गया है, ये दो व्यवस्थाओं के बाद आती है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है, हमसे नहीं ऑप्शन पूछा गया है, नहीं हम बी ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो हर चीज को, हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसने जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसने जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। अब देखिए ये पूछ रहा है बंदोबस्त में जमींदार भू राजस्व संग्रहण कराने में मध्यस्थ व्यक्ति। अब जब जमींदार की ही बात आ गई, जब जमींदार की ही बात आ गई, तो हमें जाना ही क्यों है कहीं भी, हमें तो स्थायी बंदोबस्त पे रहना है। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाए, आपको बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है कि ये कह रहे हैं कि जो भूमि है, ठीक है, वो किस जमींदारों को भू राजस्व इकट्ठा करना है, तो वो कौन सी व्यवस्था थी, तो स्थायी बंदोबस्त थी। इसमें गांव का मुखिया टैक्स लेता था या फिर लंबरदार, इसमें टैक्स किसान डायरेक्ट देते थे, इसमें टैक्स जमींदार देते थे। तो तीनों के तीनों हमने पढ़ ली हैं ये वाली चीजें। आगे चलते हैं, स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त ने क्या विचार दिया। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है। जो ये आरसी दत्त है, हालांकि इन्होंने आर्थिक चीजों के बारे में बहुत कुछ बोला है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर इन्होंने जो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में इसकी क्या राय थी, क्या इन्होंने पूर्ण समर्थन दिया, ठीक है, या फिर इन्होंने इसका विरोध किया, या इन्होंने इसके बारे में कोई विचार ही नहीं कहा, या सैद्धांतिक आधार पर उनका इसका विरोध किया, तो आपका माइंड क्या जाएगा कि वो तो अंग्रेजों की नीतियों को पसंद ही नहीं करता था, वो तो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे धन को लूटा है, तो कहीं ना कहीं वो समर्थन नहीं करता होगा। पर कहीं ना कहीं आरसी दत्त ने स्थायी बंदोबस्त का पूर्ण समर्थन दिया, और उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों का किसानों के लिए भारतीय भूमि के लिए एक अच्छा कदम है, तो ये जमींदारों के लिए, तो ये राइट आंसर है फर्स्ट।
नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अब ध्यान से पढ़ना, आपसे विचार पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की है। तो मैंने आपको बताया था कि स्थायी बंदोबस्त का जो विचार आया है वो माइंड में फिलिप फ्रांसिस के आया था, पर ये जो व्यवस्था लागू की गई थी ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। तो विचार किसका था? फिलिप फ्रांसिस का। व्यवस्था लागू किसने की थी? तो वो आपकी कॉर्नवालिस ने की थी। चीज स्थायी बंदोबस्त, इस वाले स्थायी बंदोबस्त को कितने सारे नामों से जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। स्थायी बंदोबस्त, ये तो हमें पता चली गया, ये स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है इस व्यवस्था को। चीर स्थायी के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसको और किस नाम से? इस्तमरारी के नाम से, इस्तमरारी, माल गुजारी। तो ये सारे के सारे जो नाम है ना आपके, वो सारे के सारे नाम आपके इस व्यवस्था से रिलेटेड स्थायी बंदोबस्त है, या जमींदारी व्यवस्था भी इसको बोलते हैं, जमींदारी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या लाइनें, बढ़िया वाली लाइनें पूछी हुई है। 1810 के पश्चात, 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिसमें फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। अब ये पता क्या कह रहा है कि जो चिरस्थायी बंदोबस्त है ना वो अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया। जो ये व्यवस्था थी, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये वाली जो व्यवस्था थी ना चिरस्थायी वाली या फिर इजारेदारी व्यवस्था, ये टोटल भूमि का 19% पे थी। स्थायी बंदोबस्त 19% भूमि पर लागू थी। रेतवाड़ी 51% भूमि पर लागू थी। ठीक है, और आपकी जो ये महालवाड़ी है, महालवाड़ी जो व्यवस्था है ये 30% भूमि पर लागू थी। तो आपसे ये पूछा गया कि इसका कम विस्तार क्यों हुआ, कम क्यों लागू हुई? तो 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई। अब देखिए ये जो टैक्स मैंने आपको बताया, ध्यान से पढ़ना, इन्होंने कहा था, इन्होंने फिक्स कर दिया था टैक्स को कि अगर आपको ये वाली जैसे भूमि है, इसका भी टोटल जो रेवेन्यू आएगा जो भी है वो 1000 है। 1000 फिक्स कर दिया क्योंकि स्थायी बंदोबस्त है, ये 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक स्थायी ही चलेगी ना। ठीक है, स्थायी का मतलब परमानेंट होगी। अब बीच में कोई चेंज नहीं होना, एक फिक्स चीजें हो गई भी, मैंने कहा आपको ये चीज इतने में मिलेगी, 6 में मिलेगी, 7000 में मिलेगी। अब आपने उस चीज को ले लिया, चाहे कोई बैच है, चाहे कोई क्लासेस है, कुछ भी है चीज है, तो बीच में आपको कहूंगी इसके रेट बढ़ गए, आपने जिस हिसाब से लिया उस हिसाब से, जैसे आपने कोई भी कोर्स है निशा मैम का, आपने 4000 में लिया, ठीक है, आप दो, आपने 1 साल की उसकी वैलिडिटी ले ली, उसके बाद आपसे बीच में अगर मैम ने उसका रेट 5 किया या 5500 किया, कुछ भी किया, तो आपको बीच में ये फोन तो नहीं किया जाएगा कि इसका रेट अब 5 हो गया है तो 4 से आपको 1000 और देने पड़ेंगे, नहीं। आपने 4 में लिया तो आपके पास 4 में ही रहेगा। तो ऐसे ही इसमें कहा जाता है कि जो 1000 रुपये हैं, ठीक है, 1000 रुपयों में क्या होगा, 890 अगर कंपनी के फिक्स हो गए तो 890 ही रहेंगे, और 110 अगर जमींदारों के फिक्स हो गए तो 110 जमींदार के रहेंगे। इस बीच अगर कृषि का मूल्य बढ़ गया तो 2000 की कृषि हुई, ठीक है, तो जो बाकी पैसा है वो जमींदार के पास जाएगा, बाकी का जो पैसा है वो 1000 रुपये वो जमींदार के पास जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का किसको लॉस हो रहा है? कंपनी को लॉस हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था शुरू हुई थी तो कंपनी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या इन्होंने सोचा था कि जमींदार जो पैसा है वो किस पर खर्च करेंगे, वो जमीन को सुधारने पे करेंगे, उसमें अच्छी उपजाऊ जो खाद बीज डालेंगे, किसानों का थोड़ी स्थिति को सुधार करेंगे। पर जमींदार ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनको जितना भरना था वो खुद को ही भरे जा रहे थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि 1810 में पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। मतलब क्या था, इस व्यवस्था में फिर हम ज्यादा टैक्स उनसे नहीं ले सकते थे, जो फिक्स था वही फिक्स था। ये वाली चीजें राइट है जो मैंने आपको समझाया, बस इनको लाइन का तरीका इनका अलग है पूछने का। रिकॉर्ड के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, यही कह रहे कि जो रिकॉर्ड में एक बात चीज फिक्स हो गई थी, रिकॉर्ड में जो बात हो चुकी थी, जो हमारा डिस्कस हो चुका था, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे, इसका भी प्रभाव पड़ा था। उसके बाद राज्य को रेत से सीधे बंदोबस्त करना
अब क्या हो गया था, सीधे रेतवाड़ी बंदोबस्त करना शुरू, इसलिए क्या, क्योंकि सीधा इंटरेक्ट नहीं हो रहा था, कंपनी को, राज्य को सीधा किसानों से इंटरेक्ट नहीं हो रहा था, किसानों के साथ क्या चीजें बीत रही थी वो कुछ नहीं उनको पता था। तो इसलिए जो स्थायी बंदोबस्त है, चीज स्थायी बंदोबस्त है, वो ज्यादा एरिया में उन्होंने लागू नहीं की, जहां पे लागू कर दी थी बस वहां तक ही कंट्रोल उन्होंने करके रखा। तो उपरोक्त में से सभी है, समझ आ गया। ये पहली लाइन में कह रहे हैं कि जो मूल्य बढ़ रहे थे पर राज्य को या कंपनी को मूल्य नहीं मिल रहे थे, वो सारा जमींदारों के पास जा रहा था। रिकॉर्ड में जो एक बार चीजें हो चुकी थी, बातचीत हो चुके थे, उस पर बार बार फिर वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फिक्स हो चुका था। तीसरी बात है, जो इंटरेक्ट है जो किसानों के साथ वो नहीं हो पा रहा था, किसका, कंपनी का, सरकार का, इसलिए भी ये व्यवस्था को कम तरह से लागू किया गया था। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारिणी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय अलग अलग किए गए थे? तो कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ने सबसे पहले न्यायिक अधिकारों को अलग अलग किया था। हमने इसको पृथक जो न्याय प्रणाली है वो कॉर्नवालिस संहिता में पढ़ा जाता है। तो इसके बारे में कहते हैं कि सबसे पहले जो न्याय को डिवाइड किया था, कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक करके बताया था, वो किसने बताया था? तो कॉर्नवालिस ने इसको बताया था, और हमें कॉर्नवालिस संहिता में इस चीजों का पता चलता है। बाकी वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डलहौजी लैप्स की नीति है, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, ये सब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जो भी अपना कार्य करेंगे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो न्यायिक संगठन वही चीजें हैं से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा, ये लॉर्ड एटली है, ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब लास्ट में पहुंच जाएंगे पढ़ते पढ़ते। मॉडर्न हिस्ट्री, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड कर्जन है, ये सारे के सारे एक सिस्टमैटिक से, जब वो क्या करते हैं ना, ये बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वाइस राय, गवर्नर, जब उस वाले टॉपिक में इनको सारे को एक डीप में पढ़ देंगे पूरे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया था? देखिए, ये वाली जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही एक तरीके से पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आप बोलते हो कि मैम हम फंस जाते हैं। सिर्फ रीजन क्या होता है, हम टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। हालांकि जो प्रैक्टिस सीरीज मैंने अपने चैनल यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम पे भी चला रखी है, उसमें 10 से 12 क्लास हो चुकी है। वहाँ पे तो एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लास है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे जो सारी की सारी प्रैक्टिस आपके चाहे कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 10 से 12 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। और इस जो है आपका मई के अंदर ही हम उसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर देंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था, बार बार पढ़ रहे हैं ना भाई, भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था जो है इसको बोला गया, चीर स्थायी व्यवस्था इसको बोला गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये व्यवस्था लागू गई थी ना, तो इसमें कुछ कानूनी, क्या होता है, कानूनी विवाद बढ़ गए थे, कुछ कानूनी विवाद बढ़ गए थे, जिसके प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाए। ये कह रहे हैं कि इन तीनों कारक में से आप एक के साथ जोड़ो कि किस वजह से ये कानूनी विवाद बढ़ गए थे। ठीक है, तो देखिए, रेत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं था। ये कह रहे हैं कि ये जो रेतवाड़ी व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू की गई थी, तो इन तीनों में से आपको क्या लग रहा है कि इनका ये वाला पर्पस था या इसको लेके कानूनी चीजें बढ़ी थी? रेत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, वो कभी नहीं चाहते थे जमींदार बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रोंग हो और हमारे खिलाफ कुछ भी करे। वो चाहते थे जमींदार उनके अंडर में रहे, उनके हिसाब से कार्य करे। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ऐसा थोड़ी ना है, वो अपनी कंपनी को जमींदारों का अधिपति क्यों बनाएंगे? तो ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना,
ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने न्यायिक पद्धति को इसमें कुछ कार्यकुशल बनाया था। तो इस अगर हम इस भू राजस्व व्यवस्था से जोड़ा जाए तो इसमें से कोई भी चीज नहीं है। तो भू राजस्व व्यवस्था से यही कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि भू राजस्व व्यवस्था का कानूनी तौर पे इन चीजों से कोई रोल है, उन्होंने जो कानूनी चीजें, कानूनी विवाद या कानूनी चीजें बढ़ा दी थी, न्यायिक चीजें बढ़ाई दी गई थी, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इनका रोल है, इनका तो कोई रोल है ही नहीं उन चीजों से, तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। वारेन हेस्टिंग मैंने आपको बताया 1765 से 1772 में द्वैत शासन यहाँ पे था। द्वैत शासन में बहुत बुरा हाल यहाँ मचा हुआ था, पूरी लूटपाट बंगाल में मची हुई थी, जिस तरीके से उसको लूटा जा रहा था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग आया, वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन बंद किया और 1772 से 1777 तक इसने पंचसाला राजस्व व्यवस्था लागू की थी, 5 साल के लिए। और उस बीच ही इसने एक कमीशन नियुक्त किया था 1776 में, जिसको अमीनी कमीशन बोलते हैं। वो स्पेशली कृषि से रिलेटेड, कृषि के भू सर्वेक्षण, कृषि की जांच, क्या कुछ चल रहा है, किसानों की जांच, सब जानने के लिए इसने ये वाला जो सर्वे जो है अमीनी कमीशन लागू किया था। तो देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी के लिए बिल्कुल नहीं, भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक के लिए जी नहीं, नए उपनिवेश के लिए उपयुक्त न्याय संरचना के लिए बिल्कुल नहीं, भारतीय कृषि व्यवस्था के संबंध में व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए अमीनी कमीशन 1776 में आया था। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लगा होगा, तो इनको ध्यान से पढ़ना। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और इसी तरह आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो, एग्जाम कभी भी आ सकता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।